इसका ये है साथियों, एनर्जी इफिशिएंट मोटर जो होती है उसकी क्या सब विशेषताएं होती हैं। एनर्जी इफिशिएंट मोटर यदि होगा तो नेचुरली उसका इंसुलेशन भी बहुत ही जबरदस्त होगा। इंसुलेशन में कहीं कोई समस्या की चांसेस नहीं आएगी। साथ ही साथ उस मशीन को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें कंपन भी ना के बराबर होगा, मिनिमम होगा। उसके बाद साथियों आपकी हीट लॉस, चाहे वो हीट लॉस एडी करंट की वजह से हो, चाहे वो कॉपर लॉस की वजह से हो, उसके भी मान में क्या होगी, कमी होगी। ये तीनों गुण निश्चित रूप से कहां पाया जाएगा, हमारे एनर्जी इफिशिएंट मशीन में। और इतना ही नहीं, इस मशीन की दक्षता भी क्या होगी साहब, उच्च होगी। यह भी आप ध्यान रखिएगा। और यह मशीन विश्वसनीय भी हुआ करती है। तो हम किसके साथ आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन करते हुए चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग 3 फेज वाली मोटर के रोटर में भी किया जाता है। यह किसका विकास करता है, बड़ा गंभीरता से समझिएगा। मेरी चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में रोटेट कर रही है। तो घूमती हुई चुंबकीय क्षेत्र हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या विकसित करती है, तो वह जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण कहीं न कहीं क्या होगा, ईएमएफ का भी उत्पादन होगा। और वह ईएमएफ की वजह से क्या होगी, निश्चित रूप से करंट उत्पन्न होगी। और वह करंट कौन सी करंट होगी, एडी करंट होगी। तो किसका विकास होता है साहब, एडी करंट का विकास होता है। और उसके कारण किसका लॉस होता है, एडी करंट धारा की वजह से हमारी एडी करंट लॉसेस भी अकर होना शुरू हो जाती है। तो हम ऑप्शन कौन सा लेंगे, ए नंबर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थी जी, 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण, साहब जी स्टेटर करंट को कंट्रोल करना तो हमारे स्टार्टिंग के लिए होता है, जिससे हमको क्या प्राप्त होती है, सुरक्षा प्राप्त होती है। एडी धारा को कंट्रोल करके भी हम क्या होते हैं, लॉसेस को कम कर पाते हैं। मुख्य हानि को कम करके हम क्या करते हैं, दक्षता को बढ़ा पाते हैं। तो ये तीनों का काम ही अलग अलग है। हमारा V/F नियंत्रण क्या होता है, आप सब जानते हैं। मेरी N समानुपाती किसके हो रही है, आवृत्ति के हो रही है। अगर आप आवृत्ति का नियंत्रण करते हैं, वोल्टेज का नियंत्रण करते हैं, V/F कंट्रोल करते हैं, तो नेचुरली आपका क्या हो जाता है, गति में साहब जी परिवर्तन होता है। इसमें कोई शक नहीं है, गति नियंत्रित होती है। इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। चलिए आइए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है, स्टार्टिंग में फुल रेटेड टॉर्क की उपलब्धता प्रेरण मोटर से प्राप्त की जाती है, जो कैसे संभव है साहब। कह रहा फुल रेटेड टॉर्क हमको स्टार्टिंग में अगर मिले तो हमारा TST हमारा क्या हो रहा है, उच्च मिले। यह कहां पर पॉसिबल है, जरा बताइए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बढ़िया से सोच के बताइएगा। हम लोग चाहते हैं कि मेरा TST हमको क्या मिले, उच्च मिले। और ये TST उच्च हमको कब मिलेगा, जब आप रोटर में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को साहब ऐड करेंगे। और ये ऐड करना कहां संभव है, तो आपके स्लिप रिंग में संभव है। समझ गए, किसमें संभव है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में संभव है। तो इसीलिए साहब जी, क्योंकि मेरी टॉर्क समानुपाती किसके हो जा रही है, रोटर के रेजिस्टेंस के हो जा रही है, इसीलिए हम उत्तर किसको ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को ले लेंगे। क्वेश्चन सब आपके ज्ञान का ही है, आपके नॉलेज का ही है, लेकिन भाषा थोड़ा सा दूसरे तरह से बोल रहा है, जिसमें आप क्या हो जा रहे हैं, कंफ्यूज कर जा रहे हैं, है कि नहीं है। लैब में टेस्ट कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा, ए ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए डी आ रहा है, नहीं, फिर से केमिकल को फिर से डालिए, समझे कि नहीं, बढ़िया से चेक कीजिए। आइए साहब, अच्छा जरा एक छोटी सी बात बताइए, बैटरी में जो हम लोग पानी डालते हैं, उस पानी को यदि हाथ वगैरह धो लिए तो कुछ दिक्कत हो जाएगा। कितना आदमी कह रहा है जल जाएगा, हाथ उठाइए। वो डाइल्यूटेड होता है, क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है, जलेगा तो नहीं, लेकिन उसको पीना नहीं, समझेगी। 100 ml पी के पचा लिए हैं, चलिए तब तो ठीक है। प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट्स आमतौर पर शाफ्ट के पैरेलल नहीं होता है,
हमारी जो रोटर की स्लॉट्स हैं वह स्टेटर के सापेक्ष पैरेलल नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं, एस्क्यूड होती हैं। क्यों साहब, ऐसा क्यों किया जाता है? बताइए साहब। ऐसा इसीलिए हम कर पाते हैं कि आपके रोटर टीथ स्टेटर टीथ के डायरेक्ट नीचे ना रहे। अगर डायरेक्ट नीचे रहेगा तो कौन सी टेंडेंसी उत्पन्न होगी? मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी? उत्पन्न होगी। और मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी के कारण, आप याद रखना, मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी के कारण मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट करेगा। आरंभ होने से क्या करेगा साहब? मना करेगा, नहीं होना चाहेगा। इसीलिए हमारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? हम उसको तिरछा रखते हैं, सामने आमने सामने बिल्कुल होने देना नहीं चाहते। आगे बढ़ें, चलिए। प्रेरण मोटर में एयर गैप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा साहब? यदि आप एयर गैप को बढ़ाइएगा, नेचुरली ध्यान रखिएगा, एयर गैप अगर आपका बढ़ता है तो मुझे बताइए क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी साहब। मैंने कई बार आपसे कहा है, एयर गैप बढ़ेगा, निश्चित रूप से हमारी पावर फैक्टर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पावर फैक्टर क्या हो जाएगी? घट जाएगी साहब। तो यहां पर क्या उत्तर दे दीजिएगा, जल्दी से बताइए। व्हाट शुड बी राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है विद्यार्थी जी, ठीक है, उसका जवाब आपको देते हैं। मेरी कॉस फाई का मान, पंकज जी देख लीजिए क्या होता है, R2 बाय अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अब मेरा X2 का मान यदि बढ़ता चला जाएगा तो नेचुरली मेरी कॉस फाई क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। एयर गैप जब बढ़ता है, मेरा रिएक्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। मेरी रिएक्टेंस जब बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से मेरे पीएफ में क्या होती है? कमी होती चली जाती है। समझे कि नहीं? इसीलिए सबसे एप्रोप्रिएट टेक्निकल आंसर यही होगा। वायु घर्षण हानि बढ़ेगी, लेकिन यह उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप क्या कर पा रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि पहले आप गैप रख रहे थे, मान लीजिए कितना का, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं 0.5 mm का, ठीक है। अब आप इसको बढ़ा के कितना कर दिए? 0.7 mm कर दिए या 1 mm कर दिए, ठीक है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो एयर फ्रिक्शन लॉसेस अगर होगी, वह कौन सी एयर होती हैं? जो एयर उस गैप के अंदर मौजूद है वो होती हैं, या फिर वेंटिलेटिंग डक्ट के माध्यम से बाहर से कूलिंग के बिहाफ में जो प्रवेशित हो रही है वही सब होती है। तो उसका बहुत असर नहीं पड़ता है। अगर यह ऑप्शन मेरा नहीं रहता तब जाकर के इसको लेते। पहली प्रायोरिटी में यह है, दूसरी प्रायोरिटी में क्या है? यह है साहब। इसीलिए हम लोग किसको लेकर ज्यादा चलेंगे? बी नंबर को ही मेरा स्वीकार करना ज्यादा उचित होगा। समझे कि नहीं? अगर वह नहीं देता तब आप दे सकते थे। समझे कि नहीं? आइए साहब, जब रेस में आप जानते हैं यही घोड़ा दौड़ेगा तो हमको गोल्ड मेडल दिला देगा, उसको रख करके हारने वाला का अपने दौड़ाना चाहिएगा। स्वाभाविक सी बात है। आइए, 3 फेज की इंडक्शन मोटर में 2 फेज को हमने पलट दिया। क्या किया है साहब? 2 को पलट दिया। RYB है। अब हमने क्या कर दिया? यहां पर साहब RBY कर दिया, यहां दोनों को चेंज कर दिया। इसको चेंज करने से क्या होगा मेरी साहब जी? ध्यान रखिएगा, व्हाट विल हैपन? ये प्रक्रिया कहलाती है प्लगिंग। तो हमारी पोलैरिटी को चेंज करना क्या कहलाती है? प्लगिंग। और प्लगिंग क्या है? एक ब्रेकिंग की विधि है साहब। क्या है? इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की विधि है। और आप जानते हैं इस विधि में ही क्या होता है? सबसे ज्यादा टॉर्क किसमें उत्पन्न होता है जी? बिल्कुल सही जवाब दिया है विद्यार्थी जी। क्या होता है? सबसे ज्यादा टॉर्क, याद रखना, ब्रेकिंग के सभी विधियों में सर्वाधिक टॉर्क हमारा कहां उत्पन्न होता है? प्लगिंग में उत्पन्न होता है। और आप जानते हैं इसको हम लोग क्विक ब्रेकिंग के रूप में भी जानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें पोलैरिटी को चेंज करना बहुत ही तेजी से किया जा सकता है। बहुत वह कठिन और बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। इस कारण से इसको कई बार हम क्विक ब्रेकिंग के नाम से भी जानते हैं साहब। हालांकि यह बहुत इफिशिएंट होता है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बेहतर ब्रेकिंग हमारी इलेक्ट्रिकल में कौन सी होती है? रीजेनरेटिव होती है। चलिए सरकार, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ह्रास का पता लगाने के लिए अवरोधित रोटर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट।
क्या है साहब? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ये ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट जो है एससी टेस्ट के ही समकक्ष होता है। हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में, वही प्रतिरूप कहां पर किया जा रहा है? आपके साहब इंडक्शन मोटर में। इसमें रोटर को चालू कराने के बाद रोका जाता है, समझ गए? और रोक करके उसको चलने एकदम नहीं दे रहे हैं, जिससे क्या होती है? हीट लॉस काफी ज्यादा आकर होती है और आई स्क्वायर आर लॉस के रूप में होती है, यानी कॉपर लॉस मिला। कॉपर लॉस के साथ साथ आप जो है मशीनों में दो कैटेगरी को डिफाइन आपने किया है, एक वेरिएबल लॉस, एक कांस्टेंट लॉस। तो मेरा नो लोड टेस्ट जो होता है, समझ गए, वह आपकी कौन सी लॉस देता है? कांस्टेंट लॉस को कैलकुलेट करता है। और आपकी ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होती है वह साहब जी वेरिएबल लॉस को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल लॉसेस। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला, 3 फेज इंडक्शन मोटर में धारा के प्रारंभिक आगमन से क्या उत्पन्न होता है साहब? धारा का जैसे ही प्रारंभिक आगमन होता है, इंस्टेंट हमारी करंट, ध्यान रखिएगा, इंस्टेंट करंट जब बढ़ती है, क्या होती है? इंस्टेंट करंट बढ़ती है, तो यह अचानक से करंट का बढ़ना ही क्या कहलाता है? इनरस करंट कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? इनरस करंट कहलाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अभी 4 बजे तक कोई विद्यार्थी नहीं था, आज 4:05 जैसे हुआ, क्लास का टाइम चेंज हो गया, लड़का सबको जैसे पता चला, सब दौड़े दौड़े तेजी से आया। एक गेट है, पूरा एकदम भीड़ लग गया, छोटा सा गेट और पूरा विद्यार्थी जो है सो प्रेशर बना दिया। उस समय जो स्थिति बनी, कोई कुचला गया, किसी का कमीज फट गया, किसी का बैग फेंका गया, है कि नहीं है? ये जो स्थिति बनी है वह कैसे बनी साहब? अचानक समय के परिवर्तन से बनी है, ठीक है कि नहीं? और जैसे सब क्लास में आके बैठ जाएगा तो भीड़ वहां खत्म हो जाएगा, गेट खाली हो जाएगा। तो सडनली जो राइज ऑफ करंट है वह जब बढ़ी है, जिसके कारण को, जिसको हम किस रूप में जान रहे हैं? इनरस करंट के रूप में जान रहे हैं। और यह किसको बढ़ा देती है? जल्दी बताइए। यह लाइन वोल्टेज के ड्रॉप को क्या करती है? बढ़ा देती है। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा साहब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत विद्यार्थी टिक लगाए भी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, कह रहा है 40 HP के 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम सप्लाई वोल्टेज के कारण निम्न में से कौन सा उपकरण यूज किया जाएगा जो उसके लो वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा देगा? ध्यान रखिएगा, उसके लो वोल्टेज को क्या करेगा? थोड़ा सा इंप्रूव करेगा और इसके वोल्टेज रेगुलेशन को साहब क्या करेगा? वोल्टेज रेगुलेशन को कम करेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन को कम करना, ये महत्वपूर्ण काम कौन मशीन भूमिका निभाने का करता है? मेरी साहब सिंक्रोनस कंडेंसर निभाने का काम करती है। यह आपके पीएफ को भी क्या करती है? इंप्रूव करती है। और मेरे वीआर को भी क्या करती है? इंप्रूव करने का काम करती है। मेरा साहब कैपेसिटी भी अधिक है और सिस्टम भी 3 फेज का है, इसीलिए हम किसके साथ आगे बढ़ेंगे? सिंक्रोनस कंडेंसर के साथ। विद्वानों, आपको मालूम है हमारी जो सिंक्रोनस कंडेंसर होती है, ये नो लोड पर ओवर एक्साइटेड क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर होती है। नो लोड पर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ें, इसमें कंफ्यूजन हो गया था। एक छोटी 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का कितना है? 5 गुना है। यानी आपकी ISC का मान दिया है 5 into IFL। क्या दिया है? 5 into IFL दिया है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं साहब? अगर हम इसमें ऐसा करें ISC बटा IFL, तो यह क्या हो जाएगा? 5/1 नहीं हो जाएगा? क्लियर? और क्या कह रहा है? हमारी स्लिप कितनी है? मेरी स्लिप है 5%, 0.05 है। और कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज सामान्य वोल्टेज से कितना कम है? 60% कम कर दिया गया है। तो बताइए प्रारंभिक टॉर्क फुल लोड टॉर्क का कितना हो जाएगा? तो जरा सा हम लोग यहां चर्चा कर लेते हैं। एक छोटा सा सूत्र आपको याद होगा साहब, क्या होता है मेरा?
TST बराबर होता है x इंटू IST बाय IFL का होल स्क्वायर। क्या होता है? x इंटू IST बाय IFL का होल स्क्वायर। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, x भी अंदरे में होगा, यानी टोटले का होल स्क्वायर होता है। तो अब यहां पर आ जाइए साहब, TST बराबर आप क्या लिख सकते हैं? IST बाय IFL। तो हमारे पास जो जहां वैल्यू दी गई है, कितना दे दिया है साहब? IST बाय IFL 5 दे दिया है, ठीक है। और x आपका क्या है? 60% है। यानी आप करेंगे 0.6 का होल स्क्वायर इंटू करेंगे 5 का स्क्वायर। जरा बताइए विद्यार्थी जी कितना हो रहा है? हाउ मच विल बी द वैल्यू? 0.45 आ रहा है। अब 0.45 आ रहा है, परसेंटेज में बदलना है तो क्या कीजिएगा? 0.45 गुना 100 करिएगा, मतलब 45% आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए SFL तो छोड़िए न दिए जी, 0.05 भी ना, फ्रीक्वेंसी ये सब तो लिख दिए, यही ना छूट गया। SFL यहां पर क्या हो जाएगा? अब होगा 45, उस समय गलत हो रहा था। 0.6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0.05 फुल लोड स्लिप, समझे कि नहीं? इसीलिए मूल रूप से जो मेरा फॉर्मूला रहता है ना, TST बराबर IST बाई IFL का स्क्वायर इंटू SFL, ये x दिया गया है किसी लिए, तो हमारी सप्लाई वोल्टेज क्या हो रही है? 60% के हिसाब से कम हो रही है। तो जितना परसेंटेज से कम हो रहा है उसके बिहाफ में हम यहाँ क्या ले लिए हैं? x ले लिए हैं, ठीक है। जरा गुना करके चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0.6 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0.05, ठीक है, हो रहा है, तब ठीक है। हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है? आ रहा है ना? चलिए अगला देख लीजिए, प्रेरण मोटर का रोटर शाफ्ट किस चीज का बना होता है? बताइए साहब, रोटर शाफ्ट किससे बना होता है? सॉफ्ट स्टील से, कार्बन स्टील से, हाई स्पीड स्टील से? यहां साहब शाफ्ट के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए, कोशिश कीजिए। किससे होगा साहब? सॉफ्ट स्टील, कार्बन स्टील, आयरन को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कार्बन स्टील का बना होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, रोटर शाफ्ट कार्बन स्टील का बना होता है। TEFC का पूरा नाम क्या है? T से होता है टोटली, E से होता है इनक्लोज्ड, F से क्या होता है? फैन, C से क्या होता है? कोल्ड। कहां पर? टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड, ठीक है। अब जरा देख लीजिए कौन सा हमारा सही है। टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दीजिएगा? बी नंबर। मतलब आपका जो मोटर है वह पूरी तरह से चारों तरफ से क्या है? बंद है, बाहर की कोई भी डस्ट वगैरह इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और यहां क्या किए हैं? शाफ्ट के ऊपर पंखा लगा दिए हैं, और उस पंखा से हमको कूलिंग प्राप्त हो रहा है शाफ्ट के मूवमेंट से, ठीक है। राइट आंसर है बी। इंडक्शन मोटर का फ्रेम किस चीज का बना होता है? बॉडी, योक किस चीज की बनी? कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील से क्या बना होता है? स्टेटर कोर बना होता है। क्या होता है साहब? स्टेटर कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील से। चलिए साहब, समान रेटिंग के लिए डीसी मोटर की तुलना में इंडक्शन मोटर की कीमत, नेचुरली हमारे इंडक्शन मोटर की कीमत कम होगी और डीसी की कीमत सदैव अधिक होगी। और आप जानते हैं इसका मेंटेनेंस भी, मरम्मत भी क्या होता है? अधिक आपको करना पड़ता है। क्या होता है? अधिक करना होता है। साइज भी क्या होता है? बड़ा होता है। लॉसेस भी क्या होती है? अधिक होती है। एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किस चीज का होता है? कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश वगैरह का होता है। यही चीज तो बताती है कि भाई साहब ये डीसी मशीन है, नहीं तो कैसे आप पकड़ पाएंगे। तो मेरा उत्तर है साहब डी नंबर। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी।
आघूर्ण किस पर निर्भर करता है साहब? आघूर्ण का मतलब है टॉर्क। मेरी टॉर्क क्या होती है? मेरी टॉर्क फ्लक्स के भी समानुपाती होती है, आईए के भी समानुपाती होती है। आप मशीनरीज की बात करिएगा, अगर आप डीसी मशीन की बात करिएगा विद्वानों, तो आप इसमें जानते हैं हमारा सैचुरेशन से पहले टॉर्क क्या होता है? आईए स्क्वायर के समानुपाती होता है। मेरा टॉर्क समानुपाती आईए इंटू 5 होता है। ये बातें हम बिफोर सैचुरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम आफ्टर सैचुरेशन जाते हैं तो क्या परिस्थिति बनती है? आफ्टर सैचुरेशन जाते हैं तो टॉर्क आईए का समानुपाती होता है, लीनियर हो जाता है। अब दोनों चीजें आपके आंखों के सामने आ गई है, किसको लेकर आगे बढ़िएगा साहब? What should be right answer? सी नंबर। अगर आप चलना चाहते हैं 3 फेज मशीन में, तो यहां भी आपको एक परंपरागत तरीके से बता देते हैं। टी बराबर होता है मेरा जेड फाई एन पी आई ए, अब बटा हो जाता है साहब 60 ए, गुना हो जाता है 2 पाई एन बटा 60। देख लीजिए फार्मूला से आई ए और फाई आ गया कि नहीं टॉर्क के साथ में, है कि नहीं है? यहां भी आपका आई ए और फाई आ गया कि नहीं आ गया? तो नेचुरल सी बात है, हमारा मान क्या हो जाएगा? फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के सापेक्ष होगा। यहां ये थोड़े लिखा है इंडक्शन मोटर की डीसी मोटर, कोई मोटर का नाम यहां कहा है? जब कोई नाम नहीं कहा है तो हम सब जगह सोच सकते हैं, दिमाग को क्या करेंगे? चारों तरफ लगा सकते हैं। यदि इंडक्शन देता तब दिमाग में आता कि स्लिप, दिमाग में आता रोटर रेजिस्टेंस, दिमाग में आता रोटर रिएक्टेंस, है कि नहीं है? ये 3 चीज दिमाग में आता, सप्लाई वोल्टेज। लेकिन यहां तो नाम संस्कार दिया नहीं है। जब नामकरण संस्कार दिया नहीं है, स्वतंत्र छोड़ा है, तो हम सब जगह सोच सकते हैं। और मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लक्स एवं आर्मेचर धारा। विद्यार्थी चलिए आगे बढ़ें। आइए साहब, आइए, क्या होगा यदि एक प्रेरण मोटर का कोई 2 फेज आपस में बदल दिया जाए? तो प्रेरण का 2 फेज बदलेंगे तो ऐसा क्वेश्चन तो आप महसूस ही कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मतलब मोटर विपरीत दिशा में गति करेगी। जैसे चल रही थी क्लॉकवाइज, अब क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। आइए साहब, प्रेरण मोटर में नो लोड पर पावर फैक्टर क्या हो जाता है? फटाफट बताइए। नो लोड पर पावर फैक्टर बहुत ही कम हो जाता है। तो साहब जी लीडिंग का तो कल्पना ही छोड़ दीजिए, ये दोनों तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। क्या हो जाएगा? 0.2 लैग हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम याद रखने वाला है। जैसे ही बात हो नो लोड की, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, मेरा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से प्रारंभ किया जा रहा है और उससे प्रारंभ करते समय मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या हो जाता है? 1/3 गुना हो जाता है। क्या होता है? 1/3 हो जाता है। तो क्या जवाब दीजिएगा साहब? ड्यूएल से 3 गुना बढ़ जाता है? नहीं, ड्यूएल में डायरेक्ट आ रहा था और जितना आ रहा था उसका 1/3 हो जाता है, 1/3 कम हो जाती है। इसी करंट को कम करने के लिए तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। और मैक 8 साहब क्या हो जाएगा? वोल्टेज रहता तो 1/√3 टाइम्स कम हो जाता है कि नहीं है? चलिए साहब आइए, टेक्निकल, पहले टेक्निकली कोई चीज बनाना चाहते थे, अब आर्ट के लाइन में चले गए, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो कम से कम कुछ तो सुधार हुआ है कि नहीं? आइए साहब जी, 6 पोल 50 और 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड आप ही लोग बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, नहीं बन पाएगा। कितना हुआ है? 1000। यानी आपके पास पोल दे दिया है 6, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 हर्ट्ज, ठीक है कि नहीं? और साहब जी यहां पर हमसे पूछ रहा है एनएस, हाउ मच विल बी द 120 f/3। सरकार क्या हो जाएगा? 120 गुना 120 गुना 50/6, तो क्या हो गया? 6000/6 यानी 1000 RPM हो गया। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी जानकारी